डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी करेंगे। आप 12th स्टैंडर्ड तक इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सुविधा होगी। हम सबको पता है कि कंपनी की स्थिति में अंश कैपिटल, कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो अंश कैपिटल होती है। अंश कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूंजी लगाने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं होकर अनेक व्यक्ति होते हैं। उसका अपना एक हिस्सा होता है कि मेरा हिस्सा पूंजी में कितना है। इस कारण से यहाँ पर इसको अंश पूंजी कहते हैं। प्रत्येक अंश का मूल्य निश्चित होता है, जैसे 1 रुपये वाला अंश, 10 रुपये वाला अंश, 5 रुपये वाला अंश, 100 रुपये वाला अंश, 500 वाला अंश, 1000 रुपये वाला अंश। तो ये जो निश्चित मूल्य है ये अंश का अंकित मूल्य कहलाता है। इसे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। अब अंश पूंजी के प्रकार कौन कौन से होंगे? तो अंश पूंजी के 2 मुख्य प्रकार होंगे। एक को कहते हैं हम अंश पूंजी, दूसरे को ऋण पूंजी। यहाँ पर अंश पूंजी के बारे में बात करें तो हम अंश पूंजी की ही चर्चा करेंगे। तो अंश पूंजी के 2 प्रकार हैं, एक समता अंश पूंजी और दूसरा अधिमान अंश पूंजी। समता अंश पूंजी का मतलब ये व्यवसाय के स्वामी होते हैं, इनको मताधिकार प्राप्त होता है। कंपनी की जब साधारण सभा होती है, साधारण सभा में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस कारण ये समता अंश पूंजी धारक कहलाते हैं। अधिमान अंश पूंजी धारक, अधिमान अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको कुछ अधिकारों के प्रेफरेंस होती है। समता अंश धारकों की तुलना में इन अंश पूंजी धारकों को ब्याज प्राप्त करने में, लाभांश प्राप्त करने में, पूंजी वापसी के समय समता अंश धारकों की तुलना में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यानी उनसे पहले इनको लाभांश मिलेगा, इनको उनसे पहले पूंजी वापस की जाएगी। इन कारण इनको अधिमान अंश पूंजी कहते हैं। इस अधिमान अंश पूंजी के कुछ प्रकार हैं जो अभी थोड़ा संक्षेप में हमें समझ लेना चाहिए। एक होता है संचयी और असंचयी अधिमान अंश। संचयी अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनका लाभांश किसी वर्ष यदि भुगतान नहीं होता है तो आगामी वर्ष में वह संचित होकर उनको भुगतान किया जाएगा। और असंचयी अधिमान अंश होते हैं जो संचय नहीं होगा। यदि किसी कारण इस वर्ष आपको लाभांश का भुगतान नहीं किया गया तो आगामी वर्ष में वह भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी उस वर्ष का अधिकार समाप्त हो जाएगा। वह असंचयी अधिमान अंश। अवशिष्ट भागी या अनविष्ट भागी, पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि इन अंशधारियों को अपनी लाभांश और पूंजी प्राप्त करने के बाद यदि कोई शेष रहता है, उस शेष में भी इनको भाग लेने का, इनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये पार्टिसिपेटिव होंगे। और ये अधिकार नहीं है कि लाभांश और पूंजी मिल गई, इनके बाद में और कुछ नहीं मिलेगा इनको, तो ये नॉन पार्टिसिपेटिव होंगे। सामान्यतः प्रेफरेंस शेयर ये नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं। शोधनीय और अशोधनीय, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। शोधनीय अधिमान अंश का मतलब होता है कि जिनको एक निश्चित अवधि के बाद में जिनका भुगतान करना अनिवार्य होता है। सामान्यतः 20 वर्ष के बाद में, कंपनी अधिनियम में प्रावधान है 20 वर्ष के बाद में भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो इनकी पूंजी वापस लौटा दी जाती है तब वो शोधनीय कहलाएंगे। और जब पूंजी नहीं लौटाने का अधिकार होता है कि उनको पूंजी वापस नहीं लौटी जाएगी तो वो
अशोधनीय अधिमांश होते हैं। सामान्य जितने भी अंश होते हैं ये शोधनीय अधिमान अंश, यानी अभी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अशोधनीय अधिमान अंश निर्गमित नहीं किए जाते हैं। फिर कहलाते हैं परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय अधिमान अंश, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंसर वे प्रेफरेंसर हैं जिनको समता अंश पूंजी या अन्य दूसरे प्रकार की पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में हमने चेंज कर दिया तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। और ये अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन काल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वह नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। यानी प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही बने रहेंगे, उनको समता अंशों में परिवर्तन का हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया है, तो वह अपरिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाएंगे। मूल रूप से दो ही हो गए समता अंश, जिनको भाग लेने का अधिकार होता है, साधारण समय में मत देने का अधिकार होता है। अधिमान अंशों को मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उनको अपना लाभांश और ब्याज प्राप्त करने का समता अंशधारियों के ऊपर अधिकार प्राप्त होता है, पूर्वाधिकार होता है, जबकि समता अंशधारियों को अधिकार नहीं होता। जब कंपनी का समापन होता है तो समापन के समय सबसे पहले इनको भुगतान किया जाएगा और उसके बाद यदि कोई शेष राशि रहती है वह शेष राशि समता अंशधारियों को भुगतान की जाएगी। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ अपन को कैपिटल हमको शो करनी पड़ती, दिखानी पड़ती है। एक बार थोड़ा सा उनके बारे में भी आज जान लेते हैं। एक होती है अथोराइज्ड कैपिटल। जितनी भी अंश पूंजी होती हैं, अंश पूंजी में अथोराइज्ड कैपिटल, जिसमें समतांश भी सम्मिलित है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी सम्मिलित है। अपने जीवन काल के अंतर्गत एक कंपनी जितनी पूंजी निर्गमित कर सकती है वह अथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। इसको टोटल ऑफ बैलेंस शीट में हम सम्मिलित नहीं करते अपने जीवन काल में। कंपनी चाहे तो अपने पार्षद सीमा और अंतर नियमों में परिवर्तन करके इस अथोराइज्ड कैपिटल को चेंज भी कर सकती है, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा इस सीमा से अधिक राशि निर्गमित नहीं की जा सकती है। दूसरी होती है निर्गमित अंश पूंजी। ये अथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट है जो हमने पब्लिक को इश्यू कर दिया है, यानी जिसको पब्लिक खरीद सकती है, जनता खरीद सकती है, वह इश्यूड कैपिटल कहलाती है। जरूरी नहीं जितनी कैपिटल हमारे पास में वह एक साथ हम निर्गमित करें। जैसे हमारे अंश 10 रुपये वाले 2 लाख समता अंश हमारे अंश पूंजी में सम्मिलित हैं, इनमें से केवल 10 रुपये वाले हमने 1 लाख अंश निर्गमित किए हैं, तो ये निर्गमित अंश पूंजी कहलाएगी। 1 लाख रुपये इंटू 10 यानी 10 लाख रुपये ये इश्यूड कैपिटल हो जाएगी हमारी। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, यह इश्यूड कैपिटल का पार्ट है जो जनता ने सब्सक्राइब कर दिया, जनता ने खरीद लिया है, वह सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। जरूरी नहीं है कि जितनी हमने अंश निर्गमित किए हैं उतनी अंश खरीद जाएं, उससे ज़्यादा खरीदने के लिए भी आपके पास आवेदन हो सकते हैं, उससे कम खरीदने के लिए भी आवेदन हो सकते हैं, बराबर में भी आवेदन हो सकते हैं। लेकिन कंपनी कभी भी जितनी कैपिटल इशू की है उससे ज़्यादा निर्गमित नहीं कर सकती, चाहे सब्सक्राइब ज़्यादा हो। लेकिन यदि कम का सब्सक्रिप्शन मिला है तो जितने सब्सक्रिप्शन मिला उतनी ही इशू की जा सकेंगी। फिर होती है कॉल्ड अप कैपिटल। चूँकि आपको बता रखा है कि अंश पूंजी हम कई टुकड़ों में मांग सकते हैं, आवेदन के समय, आवंटन के समय, प्रथम मांग पर, द्वितीय मांग पर, अंतिम मांग पर। तो हमारी जितनी अंश पूंजी का जो निर्गमित मूल्य है या अंकित मूल्य है जिस पर हमने इशू किया है, उसमें से जितनी राशि हमने मांग ली है वह कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। जैसे 10 रुपये वाला आंसर हमने एट पार इशू किया है, तो 10 रुपये वाला अंश है और हमने 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं, बाकी राशि अभी तक नहीं मांगी है, तो 7 रुपये एक कॉल्ड अप कैपिटल, 3 रुपये एप्लीकेशन के समय, 4 रुपये अलॉटमेंट के समय, तो 7 रुपये ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी हमारी। फिर आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वह कैपिटल है जो कि जनता के द्वारा कंपनी को भुगतान कर दी गई है। जैसे मैं ऊपर के उदाहरण बताया कि 10 रुपये वाला अंश है जिस पर हमने 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट मांगे, इनमें से जनता ने कितना चुका दिया है। मान लीजिए जनता ने हमने 1 लाख अंश इशू किए थे, जनता ने केवल 50,000 अंशों पर ही हमको राशि चुकाई है, 50,000 पर राशि
फर्स्ट जो हमारी अलॉटमेंट राशि है वह भुगतान नहीं की है। सामान्य अलॉटमेंट तभी होता है जब राशि पूरी चुका दी जाती है। ये स्थिति बनती मांग के समय, कि कोई राशि हमने मांग की और हमको अभी भुगतान नहीं की है। जैसे अब हमारे पास में 3 रुपये और हैं, हमने 2 रुपये प्रथम मांग पे मांग लिए, तो हमको 1,00,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश से 2 लाख रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन मान लीजिए कि 90,000 अंशधारियों ने चुकाए हैं, 10,000 अंशधारियों ने 2 रुपये नहीं चुकाए हैं, तो हमारी पेड अप कैपिटल वह कैपिटल होगी 2 रुपये प्रथम मांग पर हमने मांग लिए हैं, 4 रुपये अलॉट में मांग लिए हैं, 3 रुपये हमने एप्लीकेशन मांग लिए, लेकिन 10,000 रुपये 10,000 अंशों पर 2 रुपये यानी 20,000 रुपये हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो वो पेड अप कैपिटल हमारी 10,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो हम करेंगे 90,000 में से 10,000 कम कर देंगे, केवल 80,000 रुपये ये हमारी पेड अप कैपिटल होगी। और फिर देखिएगा संचित पूंजी। संचित पूंजी वह पूंजी है जो केवल समापन की स्थिति में अंशधारियों से मांग की जाती है। जब तक कंपनी पर कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं बनती कि अब और कोई उपाय नहीं है, तभी वो पूंजी मांगी जाएगी, तो उसे संचित पूंजी कहते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपये वाले अंश हैं, हमने तय कर रखा है कि 2 रुपये हम केवल समापन की स्थिति मांगेंगे, तो हमने 2 रुपये और हमारे पास 2 लाख अंश हैं, तो 4 लाख रुपए ये आपकी रिजर्व कैपिटल होगी, जो केवल समापन की स्थिति में आप अंशधारियों से मांग करेंगे, अन्यथा अंशधारियों से मांग नहीं करेंगे। अब एक अंश और होता है स्वेट शेयर, समता अंशधारियों को ये इशू किए जाते हैं। ये वे अंश है स्वेट शेयर जो कि कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी और संचालकों को नगद प्रतिफल के बदले अन्य किसी प्रतिफल के बदले निगमित किए जाते हैं। यानी उन अंशों को निगमित करने के बदले अंशधारी से कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है, कोई नगद राशि उनसे प्राप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कोई सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं के बदले हमने दे दिया, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की हमारे किसी संचालक ने, अधिकारी ने, उसके बदले हमने 10,000 अंश को दे दिए, तो ये 10,000 अंश स्वेट शेयर कहलाएंगे। ये कंपनी के इशूड कैपिटल का पार्ट होंगे, जो हमने कंपनी ने अपने कर्मचारी, अधिकारी या संचालक को निर्गमित कर दिए हैं। ये अंशों के बारे में एक सामान्य परिचय था जो मैंने आपको दिया है। बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सब काम आएंगे, हमारे अथोराइज कैपिटल भी काम आएगी, इशूड कैपिटल भी काम आएगी, हमारे पास में कॉल्ड अप कैपिटल भी काम आएगी, पेड अप कैपिटल भी काम आएगी। इनको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, जब हम अकाउंटिंग एंट्री पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा कि ये सब किस प्रकार से बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो आपको आज सामान्य जानकारी दी है मैंने कि समता अंशधारी कौन होते हैं, या समता अंश कौन से होते हैं, अंशधारी अंश कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन पर मांग कैसे कैसे की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।